नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 25 मार्च। ओके, आप सभी जानते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे हम लोग करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील, जो कि आपके एग्जाम में चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, वहाँ पर जो भी जीएस के टॉपिक हो, ठीक है, और जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक होते हैं सारे को यहाँ पे अच्छे से डील किया जाता है। साथ में आपको एक पीडीएफ दिया जाता है जो कि बिल्कुल फ्री होता है। और इस पीडीएफ में जो भी करंट के टॉपिक होते हैं, चाहे स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक होते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ फैक्ट जो नोट्स होता है मैं आपको दे देता हूँ, ताकि आप पेपर के साथ अच्छे से जो ना एक कॉन्क्रीट तरीके से तैयारी कर सकें। आइए फटाफट देखते हैं हम लोग। आज का आर्टिकल में जब मैंने पढ़ा यहाँ पे, तो पैक क्या होता है? पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। यहाँ से यूपी पीसीएस ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। यूपी पीसीएस क्या पूछ लेगा? यूपी पीसीएस पूछता है कि इसमें मेंबर कितने होते हैं, तो 22 मेंबर होता है, ठीक है। और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने कैसे पूछा था कि लोक लेखा जो कमेटी होता है ना, ये जो है ना अस्थायी समिति होता है या एडहॉक नेचर का होता है। इसने पूछा कि इसका काम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ यहाँ पर फैक्ट देख लीजिए। इसका गठन कब हुआ था? 1921 में हुआ था, ठीक है। कौन सा अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1999 के तहत हुआ था। पहला फैक्ट याद रखिएगा। इसमें कुल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के होते हैं। ये भी याद रखिएगा। जो पैक होता है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके जो अध्यक्ष होते हैं, परंपरा के अनुसार आप देखोगे ना, तो विपक्षी दल का नेता होता है कोई। ओके, इसका काम क्या होता है? तो कैग का जो रिपोर्ट होता है ना, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, कितना बार हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। देखिए, इससे पहले जितना भी वीडियो है ना हमारा, उसको आप लोग देखिएगा। करंट अफेयर और अच्छे से स्टडी टॉपिक को कवर किया हुआ। ऐसा नहीं है कि वो पुराना वीडियो हो गया तो वो आपके लिए लाभदायक नहीं है। वो उसमें वही टॉपिक रहता है ना जो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं या आने की पूरी संभावना है। क्लियर है? तो आप लोग प्रीवियस वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। पीडीएफ भी आपको चैनल पे फ्री में मिलता है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर मुझे दे दीजिए 6 महीना का, मैं आपको पेमेंट करना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, आप लोग आराम से जुड़े रहिए और इसका लाभ लीजिए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है ना, कैग रिपोर्ट की जांच करती है और सरकार जो खर्च करती है ना, उसकी वैधता की जांच करती है। ये इसका काम होता है। फिर यहाँ पर सीमाएं, जो भी यूपी पीसीएस का भी मेंस देंगे, बीपीएससी का जो मेंस देंगे ना, तो उनके लिए चैनल काफी जो है ना, ये चैनल जो है हमारा बहुत काम करेगा उनको। ये पीडीएफ बहुत काम करेगा। मान लीजिए उनसे लेख लेखा समिति पे शॉर्ट नोट्स पूछ लेगा 8 नंबर में, 7 नंबर में, तो यही फैक्ट तो आपको लिख देना है। आपको 4 से 5 नंबर मिल जाएगा और बेस्ट नंबर होता है वो। सीमाएं, इसके लिए सीमाएं क्या होता है? तो ये जो है ना, नीति संबंधी मामलों की जांच नहीं करता है। महत्व की बात करें तो सरकारी वित्तीय जो अनुशासन है ना, उसको बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये तमाम फैक्ट हैं, आप याद रखेंगे। और कल मैंने जो है ना प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, मतलब नेशनल पार्क जो है ना, नेशनल पार्क हमारा अभी 58 है। हमारे जो पुराने व्यूअर है, ठीक है, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और हमारे चैनल से शुरू से ही जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कमेंट किया था कि अभी जो है वर्तमान में 58 नेशनल पार्क है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना। चलिए, अब है ये न्यायमूर्ति। आपको देख ही रहे हैं, एक हफ्ता से न्यूज में आ रहे हैं, क्योंकि इनके घर में आग लगा था। तो इनकी जो वाइफ है ना, उन्होंने दमकल कर्मचारी को फोन किया आग बुझाने के लिए, लेकिन जो आग बुझाने के दौरान इनके घर में नकदी देखा गया है, और नकदी जो है ना, फिर जला हुआ नोट भी देखने को मिला है। तो इन पे पूरा जो है मामला चल रहा है अभी, ठीक है। इनसे जुड़ा हुआ जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो एक जो है कि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है, ये देख लीजिएगा। और ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट है। कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम से भी बहुत बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। कॉलेजियम सिस्टम नाम की सिफारिश करती है, ट्रांसफर वगैरह यही सब करती है कॉलेजियम सिस्टम। आइए हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कब बना था। तो 1950 में बना था। पहला फैक्ट, इसके लिए कौन कौन सा संविधान है, अनुच्छेद है, तो 124 से 147 याद रखेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। ये जितने फैक्ट हम बात कर रहे हैं ना, सारे एग्जाम में पूछा गया है। आप कोई भी जीएस का क्वेश्चन उठा लो, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्षता करते हैं, किसके? कॉलेजियम सिस्टम के। फिर हम बात करेंगे संख्या, अभी टोटल 34 गो है, ठीक है। एक सीजीआई हो गए और 33 जो है अन्य जज हो गए। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल इनका कितना साल का होता है? 65 साल का होता है। फिर इनका काम क्या होता है, काम क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज लोग? तो ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं 32 के तहत, संविधान की व्याख्या करते हैं, अपील सुनवाई करते हैं निचली अदालतों का, सलाहकारी क्षेत्राधिकारी राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, एकीकृत न्यायपालिका को बनाए रखते हैं,
संघीय विवादों का निपटारा करते हैं, जैसे राज्य और केंद्र के बीच में विवाद हो गया, राज्य राज्य के बीच में विवाद हो गया, तो ये तमाम चीज को देखते हैं। एक नया टर्म है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविस्ट। पीआईएल के तहत जो है ना सामाजिक मुद्दों पर यहाँ पर न्याय दिलाया जाता है। हटाने की प्रक्रिया क्या है, इम्पीचमेंट की तरह होता है। इम्पीचमेंट करने का मतलब इनको हटाने में संसद की भूमिका बढ़ जाती है। इनका इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या था 1973 का, बेसिक स्ट्रक्चर वाला। ये सब फैक्ट को आप याद रखिएगा। आज के न्यूज़पेपर में जो है ना ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के बारे में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों लोग कौन है, ये है समाज सुधारक। हमारे समाज में महिलाओं के प्रति, ठीक है, अछूतों के प्रति के इन्होंने काफी काम किया है। जमीनी लेवल पे एजुकेशन को लेकर, विधवा पुनर्विवाह को लेकर, सती प्रथा को हटाने के लेकर, जो सामाजिक बुराइयां उनको खत्म करने को लेकर। तो आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ज्योतिराव और सावित्रीबाई जो है ना, जो ये लोग कौन थे, दंपति हैं, ठीक है, पति पत्नी थे। और अभी डिमांड क्या हो रहा है, भारत रत्न के लिए, इनके लिए, ठीक है। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। ये दोनों कौन थे, सामाजिक सुधारक थे। इन्होंने शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए जो है ना इनके उद्धार के लिए काम किया है, उनके अधिकारों के लिए इन्होंने लड़ाई किया है। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने के इन्होंने जो है खोला है, प्रयास किया है। सत्य शोधक समाज का स्थापना इन्होंने किया है, ज्योतिबा राव। ये बहुत बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया है। महिला सशक्तिकरण पे इन्होंने काम किया है, जैसे कि महिलाओं के लिए शिक्षा, पुनर्विवाह, बाल विवाह के खिलाफ, अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन भी इन्होंने चलाया है, दलितों के सम्मान के लिए काम किया है। गुलामगिरी जो इनका पुस्तक है ज्योतिराव का, ज्योतिराव, ठीक है, गुलामगिरी और सत्यशोधक समाज, बहुत बार पूछा गया है ये वाला, ठीक है। तो जितना भी मैं फैक्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, सबको अच्छे से नोट्स बना लिए, बार बार पढ़िए। मुझे लगता है कि कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे ना, तो आप उसे कट ऑफ को पार कर लेंगे। सावित्री फुले की अगर बात करें यहाँ पे, तो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। अभी एक एग्जाम्पल है, अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, तो एक हमारे जो स्टूडेंट थे, ठीक है, तो उनका 2-3 बार से एग्जाम दे रहे थे वो, तो उनका नहीं निकल पा रहा था। कट ऑफ से 10 नंबर, 15 नंबर से छूट रहे थे। इस बार जो हुआ एग्जाम, वो कट ऑफ से 5 नंबर एक्स्ट्रा है उनका आया है। आई थिंक 94 या 95 आया हुआ है उनका, ठीक है। तो वो चैनल से जुड़े हुए थे, तो उनको लाभ हुआ है। तो आप लोग भी ऐसे जुड़े रहिए, ठीक है। अगर 5-7 नंबर कट ऑफ से छूट रहे हैं ना, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भारत की पहली महिला शिक्षिका है ना, महिलाओं को शिक्षा देने का जो है ना काम किया इन्होंने। महिला शिक्षा की अग्रदूत की अगर बात करें यहाँ पे ना, तो इन्होंने स्कूल खोला, सैकड़ों लड़कियों को शिक्षित किया। बाल विवाह, सती प्रथा के विरोध किया इन्होंने, ठीक है, महिलाओं के अधिकार के लिए इन्होंने लड़ा। फिर यहाँ पर बात करें, विधवाओं के लिए इन्होंने काम किया, उनके अधिकारों के लिए काम किया। सत्यशोधक समाज, जो उनके पति थे ज्योतिराव फुले, उनके साथ मिलकर सामाजिक सुधार किए। तो इनका योगदान अतुलनीय है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे भाषा को लेकर। जब मैंने पूरा आर्टिकल को पढ़ा ना, तो भाषा के बारे में जो है, आपको पता ना, हिंदी और नॉन हिंदी के बीच में अभी डिस्प्यूट चल रहा है केंद्र में और साउथ के राज्यों में। तो भाषा क्या होता है ना, भाषा का इंपॉर्टेंस याद रखिए, भाषा जोड़ने का काम करता है। आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि भाषा का इंपॉर्टेंस क्या है। भाषा क्या करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। आइए देखते हैं। भाषा क्या है, तो संस्कृति का वाहक होता है, जो हमारी संस्कृति, हमारे परंपरा है, हमारे विचारधारा है, उसको संचारित करने का काम करता है। संविधान में प्रावधान बात करें, तो अनुच्छेद 343 से 51 तक हमारे संविधान में भाषा से जुड़ा हुआ प्रावधान है, 343 से 51, ठीक है। राष्ट्रीय एकता में ये भूमिका निभाता है। और आपको बता दें, हिंदी को राज्य भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया है, और अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में यहाँ पर दर्जा दिया गया है। प्रशासनिक महत्व की अगर बात करें, तो सरकारी संचार और प्रशासनिक कार्यों में जो है ना भाषा का यूज होता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा का। शिक्षा की भूमिका की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो शिक्षा जो है ना बेहतर समझ और ज्ञानार्जन, ज्ञानवर्धन के लिए काम करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा पे फोकस किया गया है। देखिए, कोई भी एजुकेशन अगर मातृभाषा में दिया जाए ना, तो वो जो है ना बच्चों को, जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनमें विकास होगा। जैसे चाइना में देख लीजिए, उनकी जो लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए कि चाइना में जो है ना कौन सा लैंग्वेज यूज होता है। आई थिंक मंदरानी करके कुछ है ना, मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो अपने बच्चों को एजुकेशन अपनी मातृभाषा में देते हैं। तो हमारे यहाँ भी अगर अपनी मातृभाषा को लेकर सम्मान, अपनी मातृभाषा को लेकर आदर का भाव होगा ना, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, बांग्ला हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, सब हमारे लिए क्या है, मातृ लैंग्वेज है, ठीक है। आप जहां भी रह रहे हो, इस भाषा को सीखिए पूरा। जब भी मौका मिले, भाषा जो है ना जोड़ने का काम करती है। देखिए, जैसे साउथ वाले जो लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, उसमें भी बहुत सारे लिटरेचर, साहित्य, बहुत सारे नॉलेज वाले टेक्स्ट लिखे होते हैं। तो आप उसको कैसे जानिएगा, जब उस लैंग्वेज को आप पढ़ पाइएगा तभी ना।
तो इसलिए भाषा को सीखना चाहिए। ठीक है, तो भाषा से कभी भी हम लोग क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग को भाषा से घृणा कभी नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे संवैधानिक भाषा के रूप में। तो संविधान की 8वीं भाषा जो है ना, 8वीं जो अनुसूची है, माफ कीजिएगा 8वीं अनुसूची, वो हमारा भाषा से जुड़ा हुआ है, 22 भाषा है। और आपको बता दें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना 22 भाषा प्लस एक इंग्लिश में भी मिलता है, कुल 23 भाषा होता है। और इंग्लिश हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा में नहीं है आई थिंक। भाषाई विविधता की अगर बात करें हम लोग, तो हमारे देश में लगभग 19,500 अधिक भाषाएं बोली जाती है। जैसे आप हमारे बिहार में देख लीजिए, अंगिका है, मिथिला है, ठीक है, उदंतपुरी है, सॉरी मिथिला हो गया, अंगिका हो गया, भोजपुरी हो गया। हमारे झारखंड में ही देख लीजिए, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उराव, मुंडा, ठीक है, ये सब क्या है, लैंग्वेज है। ओके, और हमारे देश में लगभग 19,500 से अधिक भाषाएं हैं। अर्थव्यवस्था में ये योगदान देती है, कैसे कि क्योंकि विभिन्न भाषाओं में ज्ञान से वैश्विक व्यापार में, अनुवाद उद्योग में और बहुभाषी संचार को बढ़ाने में क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। अभी आप देखोगे जो कंटेंट है हमारा वो हिंदी में भी प्रसारित हो रहा है, जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें हमें मिल रहा है। तो ये सब जो है ना व्यापार को बढ़ावा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की अगर बात करें तो भारतीय भाषाएं जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, तमिल हो गया, हमारे जितने भी लैंग्वेजेस हैं वो हमारे संस्कृति का जो है ना प्रचारक है। क्योंकि हमारे इंडियन लोग, बहुत लोग विदेश में भी रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदी भाषी वाला ही रहते हैं, बहुत लोग हमारे तमिल जानकारी लोग वाले भाई लोग रहते हैं, वहाँ पे नागरिक लोग रहते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, हमारी संस्कृति का आदान प्रदान होता है। भाषा और राजनीति में अगर बात करें तो भारत में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 वाला, और इसी अधिनियम के तहत आपका जो है ना क्षेत्रीय परिषद, ये है ना क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक होता है अंतर्राज्यीय परिषद, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 263 के तहत। ये तमाम फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है यहाँ से। अब बात करते हैं यहाँ पे इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंस है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला ना, उसको लेकर जो विपक्ष जो है ना विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी हैं उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस है। एक तो पेपर लीक का मामला हो जा रहा है, और यूजीसी में जो नियम का बदलाव हुआ है उसको लेकर प्रॉब्लम है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर यहाँ पे विवाद है। एजुकेशन में जो निजीकरण है, व्यवसायीकरण है, उसको लेकर यहाँ पे जो है यहाँ पे विवाद देखने को मिल रहा है। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो दो फैक्ट होगा यहाँ पे। एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रावधान को देख लीजिए, क्या इंपॉर्टेंट प्रावधान किया गया। तो पहले था 10+2 सिस्टम प्रणाली था, अब उसकी जगह क्या कर दिया गया, 5-3-3+4 मॉडल को यहाँ पे अपनाया गया है। कक्षा 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा, जो भी भाषा आप जानते हो, चाहे बांग्ला जानते हो, चाहे तमिल जानते हो, चाहे हिंदी जानते हो, जो भी भाषा में आप सीखना चाहते हैं सीखिए, मातृभाषा उसी को बोलते हैं। आप जिस भाषा में सहज है, जैसे हम अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं, हम हिंदी में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो मुझे हिंदी अच्छा लगता है, ये मेरा मदर लैंग्वेज हो गया। ओके, चलिए। बोर्ड उसी प्रकार आपके जो भी लैंग्वेज होंगे वो भी आपके हिंदी होंगे या अंग्रेजी होंगे, चाहे तमिल होगा, चाहे बांग्ला होगा, भोजपुरी होगा, सब आपके लैंग्वेज होंगे। बोर्ड परीक्षा की अगर बात करें तो केवल ज्ञान की जांच नहीं बल्कि समग्र मूल्यांकन होगा। मतलब यहाँ पे जो है मूल्यांकन पे बेस्ड होगा कि आप सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए हैं। आप कक्षा 5 में हैं तो कक्षा 5 के बारे में आप जानकारी रख पा रहे हैं कि नहीं, सारे कंटेंट को समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो ये मूल्यांकन बेस्ड होगा। कोडिंग जो है ना कक्षा 6 से ही शुरू हो जाएगा, कोडिंग वगैरह। और यहीं से कक्षा 6 से आपको जो है ना, मतलब क्लास 6 से क्या सीखने को मिलेगा, आपको वोकेशनल कोर्स, आपको जो है यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, इंटर्नशिप जैसे योजनाओं का लाभ मिलेगा आपको। फिर बात करें हायर एजुकेशन को लेकर, तो सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होगा उच्च शिक्षा आयोग। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन कमीशन होगा। फिर बहुविषयक संस्थान होगा, ठीक है, और 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम होगा। और इसके बाद राष्ट्रीय अनुसंधान जो है NRE की स्थापना किया जाएगा। और ये जो है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 शिक्षा पे 6% का खर्च करने का बोलता है, लेकिन अभी वर्तमान में कितना हो रहा है, 3% हो रहा है। शिक्षकों की प्रशिक्षण की बात हो रहा है। डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वयस्क शिक्षा और आजीवन सीखने की जो है ना नीति को यहाँ पे लागू किया गया। तो ये तमाम प्रावधान को याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी आएगा आपको यहाँ पे जवाब देना है। आज का संपादक जो पेज है ना, संपादकीय बोलते हैं इसको, एडिटोरियल पेज, तो इसमें जो है ना बच्चों में जो अवसाद जो फैल रहा है, जो अवसाद से ग्रसित है ना, उसके बारे में ये आर्टिकल पूरा डिस्कस किया हुआ। आपको बता दें अपने भारत में एक रिपोर्ट आया हुआ है, अपने भारत में अगर 7 बच्चों को लेते हैं हम लोग तो उसमें से एक बच्चा अवसाद से, डिप्रेशन से ग्रसित है। ठीक है, और ये रिपोर्ट निकाला है WHO ने और यूनिसेफ, जो बच्चों के अधिकारों के लिए जो है यहाँ पे कार्य करती है संस्थाएं, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला है। देखिए यहाँ पे
मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, इसमें बताया गया है कि भारत के 7 बच्चों में से एक बच्चा डिप्रेशन से ग्रसित है। इसके पीछे क्या कारण है? तो स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन में टाइम बहुत ज्यादा देते हैं, फास्ट फूड का प्रचलन बहुत अधिक है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो दौर भारत ने अपनाया है, उससे भी जो है ना हमारे समाज में जो है पश्चिमी सभ्यता फैला है, और इससे भी जो हमारे जो समाज में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। ये हो गया। साथ में आपको बता दें यहाँ पे बच्चों में 2 हार्मोन होता है, एक होता है न्यूरोट्रांसमीटर और डोपामिन, मतलब डोपामिन हो गया, और एक होता है सीरोटोनिन। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछेगा कि खबरों में रहा डोपामिन और सीरोटोनिन क्या है, तो बोलेगा क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ शब्द है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ शब्द है, बच्चों के हार्मोन से जुड़ा हुआ शब्द है, या आपका ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ शब्द है। तो आपको बता दें डोपामिन और सीरोटोनिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो बच्चों में खुशहाली, जो बच्चों में जो हंसने का, जो खुश रहने का जो प्रवृत्ति होता है ना, वो इसी हार्मोन के कारण होता है। ठीक है। तो ये सब जो फास्ट फूड वगैरह बच्चे जो खाते हैं ना, जल्दी से जो खाना चाहते हैं, पिज्जा बर्गर ये सब जो खाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जल्दी संतुष्टि मिल जाता है और भूख को खत्म कर देता है। ओके। तो ये जो हमारे फास्ट फूड है ना, और हमारे ये हार्मोन को डिफेक्ट करते हैं। कैसे? कि जो डोपामिन होता है और सीरोटोनिन होता है, इसके स्राव को कम कर देता है या बाधित कर देता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए बच्चों को आउटडोर गेम खिलवाइए। ठीक है, बच्चे लोग खेलना कूदना बंद कर दिए, अब 8-8 घंटा 9-9 घंटा स्क्रीन टाइम पे खा रहे हैं, तब वो देख रहे हैं बच्चों वाला टॉम एंड जेरी वाला कुछ भी देख रहे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे जागरूक होने की जरूरत होगा। बच्चे को जो है ना, कैसे हम लोग कौन सा उपाय अपनाएं कि बच्चे स्क्रीन टाइम को कम करें, बाहर जो शारीरिक एक्टिविटी है बच्चों का वो यहाँ पे चलता रहे, तभी तो इनका मानसिक और शारीरिक विकास हो पाएगा। देख रहे हैं ना। फिर और क्या यहाँ पे और कुछ खास चीज यहाँ पे नहीं। हाँ, इसमें एक चीज और भी बात किया गया है, अगर आप डेली, हम मतलब वयस्क लोगों के बारे में बात किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति 10 मिनट भी पैदल, ठीक है, वॉकिंग वगैरह करता है ना, तो उसमें जो बीमारी होने की जो संभावना है ना, 10% कम हो जाता है। अगर आप आधा घंटा चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, या दौड़ते हैं, या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, तो आप में जो है ना लगभग 20% बीमारी खत्म हो जाएगा, मतलब होने के चांसेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इससे जो है ना आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो स्वास्थ्य को लेकर जो स्वास्थ्य को लेकर क्या, हाँ, स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता है ना, वो कम होगा। और आपका जो है ना आयु में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। तो ऐसा रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिला है। आइए देखते हैं बच्चों के लिए सरकार ने क्या क्या पहल निकाला है। मिड डे मील बच्चों के लिए, पता है ना, सरकारी स्कूलों में पौष्टिक भोजन मिलता है। अब आप अपने आस पड़ोस में देखोगे कि जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, वहाँ पर बच्चे जब जाते हैं सुबह स्कूल मिड डे मील के लिए, ठीक है, ताकि बच्चों का प्रेजेंस स्कूल में बना रहे। मिड डे मील लाने का मकसद यही था कि बच्चे लोग स्कूल कम से कम आए, क्योंकि ड्रॉप आउट देखने को बहुत मिल रहा था। ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1975 में लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में इसको लाया गया था, बाल लिंगानुपात में सुधार करने के लिए, लड़कियों को एजुकेशन देने के लिए। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना, आपको पता है लड़कियों के भविष्य के लिए वित्तीय बचत योजना है। 18 साल तक की बच्चियों के लिए खुले जाता है, आई थिंक 18 या 12 साल के लिए, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, बाल स्वच्छता मिशन की अगर बात करें यहाँ पे, तो स्कूलों में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं को यहाँ पर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय पोषण आयोग जो है अब मिशन 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, बच्चों में कुपोषण और स्टंटिंग को कम करना। समय कितना हो गया? समय हो गया 18 मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं। पलना योजना जो है ना, पलना योजना जो अनाथ बच्चे हो ना उनके लिए लाया गया था। और मिशन वात्सल्य क्या है, अनाथ और परित्यक्त और संकटग्रस्त बच्चों को देखभाल करने के लिए मिशन वात्सल्य। तो भारत सरकार ने बच्चों के विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये तमाम योजनाओं को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम लोग देखेंगे अधिनियम, भारत सरकार ने क्या क्या अधिनियम निकाला है, जैसे कि बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986, चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ओके, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। बाल यौन शोषण से संरक्षण, पॉक्सो एक्ट, याद रखिए बहुत चर्चा में रहता है, बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 वाला बच्चों के लिए न्यायिक प्रणाली एवं पुनर्वास की व्यवस्था करता है। RTE 2009 वाला राइट टू एजुकेशन, जहां पे 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पे बात करता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को शादी पर रोक लगाता है। किशोर न्याय अधिनियम
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 विधि विरुद्ध बच्चों को और देखभाल एवं संरक्षण बाल्य बच्चों को पुनर्वास के लिए व्यवस्था करता है। तो ये अधिनियम है, ये सरकार का पहल है, ध्यान रखेंगे आप। ये पीडीएफ चाहते हैं ना, आप निश्चिंत रहें, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पे लिंक रहता है, वहां पे टेलीग्राम चैनल का जीएस कुटुम्बकम करके हमारा चैनल बना हुआ है। हमारे चैनल का नाम भी है जीएस कुटुम्बकम, ठीक है। तो आप लोग वहां पे जुड़े रहिएगा, लिंक क्लिक करना है और आप चैनल से जुड़ जाएंगे, ठीक है। वेट कीजिएगा, जब हम देखते हैं उसको तो आपको ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे बात करेंगे, परिसीमन आयोग न्यूज में चल रहा है। 82 के तहत परिसीमन आयोग का यहाँ पे निर्माण किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका जो सिफारिश होता है ना, वो बाध्यकारी होता है और ये फाइनल होता है, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस और यूपीएससी में पूछा गया बहुत बार। आपको बता दें, लोकसभा और क्या विधानसभा में, ठीक है, तो सीमांकन होता है यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्रों का, ये भी याद रखेंगे। अब तक 4 बार बन चुका है परिसीमन आयोग। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पिछले बार पूछ लिया था 2 साल पहले, ठीक है। चलिए, एमएसएमई को लेकर यहाँ पे जो है ना नियम में अब बदलाव होंगे। तो आइए, जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा एमएसपी को लेकर माफ, एमएसपी नहीं, एमएसएमई को लेकर कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। महत्वपूर्ण चीज क्या है? डेफिनेशन याद रखिए। सूक्ष्म होता है ना, सूक्ष्म होता है यहाँ पे, और लघु और मध्यम, जो भी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का होता है तो उसको बोलेंगे सूक्ष्म। लघु में क्या होता है? 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। मध्यम में क्या होता है? 50 करोड़ का, ठीक है। टर्नओवर की अगर बात करें तो 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, लघु में 50 करोड़ का और 250 करोड़ का होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। एमएसएमई का महत्व क्या होता है? ये एमएसपी जो इतना दिमाग में बैठ गया ना, क्योंकि न्यूज में बहुत बार आया था एमएसपी और हम लोग बहुत बार डील किया उसको, इसलिए दिमाग में वो चीज घूम रहा है। तो एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। जीडीपी में योगदान है इसका 30%। रोजगार सृजन में 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है लगभग। निर्यात में 45% का योगदान है। स्टार्टअप और नवाचार में उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। एमएसएमई को लेकर क्या योजना है सरकार ने चला रखा है? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, ठीक है, नए उद्यमियों के लिए है। सूक्ष्म और लघु क्रेडिट गारंटी फंड योजना, समर्थ योजना याद रखेंगे। और सीजीटीएमसीए जो योजना है, बिना गारंटी के ऋण देने का प्रावधान करता है। मुद्रा योजना याद रखिएगा, छोटे उद्यमों के लिए सस्ता ऋण। स्फूर्ति योजना भी एमएसएमई से जुड़ा हुआ है, एमएसएमई से जुड़ा हुआ है। जेम पोर्टल भी सरकारी खरीद के लिए एमएसएमई पोर्टल से जुड़ा हुआ है। कानूनी प्रावधान की बात करें तो एमएसएमई अधिनियम 2006 भी याद रखिएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना याद रखेंगे। उद्योग आधार पंजीकरण याद रखेंगे आप। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, इजराइल में और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, तो भारत को इससे क्या फायदा होगा, भारत इसको कैसे देखता है, आइए देख लेते हैं यहाँ पे। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा? तो कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो रहा है, ठीक है। रुपये पे दबाव पड़ेगा, वैश्विक व्यापार पे प्रभाव पड़ेगा। फिर यहाँ पे सामरिक कूटनीतिक लिहाज से देखें तो इजराइल के साथ रक्षा सहयोग बढ़ेगा भारत का, ठीक है। मध्य पूर्व में भारतीय कूटनीति को यहाँ पर लेके चैलेंजेस हो गया है, क्योंकि इजराइल और अरब देशों के साथ यहाँ पे संतुलन बनाना होगा। प्रवासियों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप वहां पर देखोगे ना, प्रवासी लोग रेमिटेंस भेजते हैं भारत में, तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। भू राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो गुट निरपेक्षता और मल्टी अलाइनमेंट नीति पे यहाँ पे तटस्थता को अपनाना होगा। चीन और पाकिस्तान का क्या रुख है उसको देखना होगा यहाँ पे, ठीक है। इजराइल से तकनीकी सहयोग ले सकते हैं हम लोग, इन तमाम चीजों को ध्यान रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और अटॉर्नी जनरल को लेकर, यहाँ पर दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल के एग्जामों में। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अटॉर्नी जनरल को। 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में चर्चा किया गया है। एक यह जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये संसद में भाग ले सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति इसको अपॉइंट कर सकते हैं और कभी भी उनको हटा सकते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये भी फैक्ट याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। काम क्या होता है इनका? सलाह देना सरकार को। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। सांसद में बोल सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते, बीपीएससी में बहुत बार पूछा है, बहुत बार मतलब बहुत बार। अब आते हैं हम लोग लोकसभा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। तो लोकसभा राज्य विधानसभा को एक साथ चुनाव करने को लेकर यहाँ प्रावधान किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव जो है ना, क्या उद्देश्य इसका? तो लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा को एक साथ चुनाव कराना को लेकर। तो इससे पहले भी चुनाव हुए हैं एक साथ, जैसे 1952 में, 57 में, 62 में, 67 तक हुआ है, ठीक है। लाभ क्या होगा? तो चुनावी खर्च में कम होगा, नीति निर्माण में स्थिरता आएगा, प्रशासन पर बोझ कम पड़ेगा। चुनौती क्या है? तो बहुत सारे संविधान संशोधन करने होंगे, 83, 85, 172, 174, 356 में संशोधन करने होंगे। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ लिया है। लॉ कमीशन और नीति आयोग ने भी इसकी व्यवहार्यता पर क्या कर दिया? समर्थन दिया है, रिपोर्ट दिया है कि हाँ आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
NASSCOM ने रिपोर्ट निकाला एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेमिनी, को पायलट, चैट जीपीटी, एलेक्सा, सीरी, ये सब क्या है? सारे एआई हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी है गोपनीयता को लेकर, डेटा प्राइवेसी को लेकर, नैतिक को लेकर यहाँ पर देखने को मिलता है। हम लोग बात करेंगे एआई को लेकर। एआई का जो प्रशिक्षण लेने वाला जो है ना संख्या भारत में सेकंड नंबर पे है। इसमें ग्रोथ रेट देखेंगे ना 25 से 35% का ग्रोथ रेट है। 2027 तक 17 अरब डॉलर का यहाँ पे कारोबार होगा भारत में। ये तमाम फैक्ट को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं नई खोजें नई सोच से जन्म लेती है, ये आइजैक न्यूटन का कहना है। ठीक है, ये कोटेशन का यूज करेंगे आप साइंस और टेक में। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक दीजिए, बहुत लोग फीडबैक दे रहे हैं, तो ये हमें काम करने के लिए मोटिवेट करता है, ताकि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे सकूं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।